नाउ लुक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पहले फंडामेंटल कंसेप्ट सुन लो बेटा, क्या होता है। अगर आपसे एक सवाल पूछे, यहां ध्यान देना, FeCN होल 6 4 माइनस, अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो तो बताओ तो, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है ना, +2। हाँ, तो इसका मतलब बेटा Fe+2, और Fe+2 की अगर बात करेंगे बेटा, तो बोल तो Fe+2 का मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 26 से -2 यानी 24 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। यस सर। ठीक है, अब आगे सुनो। एज ये कौन है? लिगेंड है बेटा। अब ये लिगेंड क्या करता है बोलो? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। यस सर। एक लिगेंड एक पेयर डोनेट करेगा। मेरे पास कितना लिगेंड है बेटा? 6 लिगेंड है ना, तो 6 लिगेंड इसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन। यस सर। आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 36। तो ये 36 जो है, ये कहलाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आ रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? यस सर। अब देखो तो यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, कि जो एटॉमिक नंबर होगा माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉल्व करके देखते इससे सेम आंसर आएगा, चेक कर। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर विल गिव यू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो फिर से बात करते हैं। यहां देखो पहला, सो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, किसमें? सेंट्रल एटम। ठीक है, अब यहां पर बेटा ज्यादातर केसेस में देखा गया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नियरेस्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे कि अभी अभी बताओ, आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग कितना निकाले? 36 आया ना बेटा। अब बताओ तो आयरन का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन होता है? आर्गन होता है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। ठीक है, लेकिन इस पे यहीं पे बेटा बहुत बड़ा एक खेल आने वाला है। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा आपका इसी से बनेगा, इस एक लाइन से। इस एक लाइन का मतलब एप्लीकेशन बताएंगे। पहले अगला पॉइंट पे आओ, ये देखो अभी अभी आपको फॉर्मूला दिए कि Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन पे डाइमर ऑफ मेटल कार्बोनिल दे दिया जाए, तब आपका फॉर्मूला होगा Z प्लस नंबर ऑफ कार्बोनिल +1। पहले ये दो फॉर्मूला फटाफट आप लोग नोट करो, तभी प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए बेटा। ये दोनों फॉर्मूला नोट करो। हो गया नोट? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नो, यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल 2, कोबाल्ट 2, सिल्वर 1 which have more than one coordination number depending on the nature of ligand generally do not follow EAN rule। अब ये EAN rule क्या है वो समझो। इसी को कहते हैं बेटा EAN rule। क्या हुआ रूल बताओ तो जरा, कि जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए? नियरेस्ट इनर्ट गैस। ठीक है ना, लेकिन EAN रूल में आपको एक बात जो बता दे वो ये याद रखना कि EAN रूल कोई फॉलो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास मेटल कार्बोनिल है तो उसको EAN रूल को हर हाल में फॉलो करना है। इसी पे सारा का सारा पढ़ाई आगे होने वाला है। तो सबसे पहले इस बात को दिमाग में बैठा लो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल कोई और कॉम्प्लेक्स फॉलो करे या ना करे, किस कॉम्प्लेक्स को हर हाल में इसको फॉलो करना है बेटा? बोलो, हर हाल में किसको फॉलो करना है? मेटल कार्बोनिल। ये लाइन याद रखना। अब सुनो, कुछ और इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, अब वो सुनो। मोनोडेंटेड लिगैंड, आपको ये पता होना चाहिए कौन कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो उसका कहानी सुन लो बेटा। जो मोनोडेंटेड लिगैंड होगा, बोल वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, अगर बाइडेंटेड होगा तो कितना डोनेट करेगा बेटा? 4। देखो बाइडेंटेड 4 करेगा। अब यहाँ ध्यान दो, ट्राइडेंटेड 6 करेगा, यस है सर। ना। अब इस पे ध्यान दो,
याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन पे एनो लिगेंड है तो वो 2 नहीं बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि ये मोनोडेंटेट के कैटेगरी में आता है। लेकिन याद रखना ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कौन क्या क्या डोनेट करेगा, अब आगे लिस्ट देखो यहाँ पर। अगर एनो प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर ये है तो इसका मतलब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है जो डोनेट करेगा, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। और देखो ये बोलो इसमें कितना पाई बॉन्ड है बेटा, 2 पाई। 4 होना चाहिए, याद है ये हम लोग सर। बात किए थे ना पाई डोनर लिगेंड के बारे में। अब ये देखो, बताओ तो यहाँ पर कितना है। 3 6 है ना। अब समझ लो, लिखने का तरीका पे ध्यान दो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और समझो। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है और अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे दिया है, दोनों सेम चीज है, पहले देख तो। यस सर। हाँ सर। अगर बेटा ऐसा दिया हुआ है करने के लिए हमेशा इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेकिन अगर बेटा इस फॉर्मेट पे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मतलब सिर्फ ये पाई ये वाला डोनेट होगा। समझ में आया बात, डायग्राम। आगे देखो, बोलो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 2 करेगा। आया समझ में बात। और बेंजीन कितना करेगा, 6। ठीक है। तो कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका लिस्ट दे दिए बेटा आपको। ये लिस्ट आपके नोट्स पे भी है, अभी नोट करने की जरूरत नहीं। अब आप क्वेश्चन पे, आप लोगों को फॉर्मूला नोट करवा दी। अब प्रैक्टिस का टाइम है बेटा, अभी बैठ के सारा प्रॉब्लम आप लोग बनाओगे। तो सबसे पहले जैसे कि इसका बताओ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है हमारा फॉर्मूला, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बोलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, 36 आया। यस सर। और आयरन का नियरेस्ट यूनिट गैस कौन है, 36 है। इसका मतलब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो हुआ। अब यहाँ पर देखो 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 12 कितना आया, 35 आया। मतलब यहाँ फॉलो नहीं हुआ। समझ में आया कैसे सॉल्व करना बेटा। यस सर। तो चलिए पेन पेपर उठाइए, हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं बेटा, सब लोग मिलकर बोलो थर्ड वाले का कितना आया, बोलते जाओ आंसर बोलते जाओ। सर 36 36 मतलब फॉलो हुआ। उसके बाद 36 चलो फॉलो हुआ। उसके बाद 35 मतलब नहीं हुआ। उसके बाद 54 56 56 ना 54 बोल। सर 54 पैलेडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 सॉरी Yes, +4 +4 है ना। तो इसका मतलब -4 होगा और +12 होगा। तो बोल कितना होता है, 54 है ना। और 54 होने का मतलब फॉलो हुआ, यस फॉलो हुआ, क्योंकि ये जेनॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा। ठीक, बोल नेक्स्ट का कितना आया, 86 अब यहाँ पर समझो, देखो प्लैटिनम का 78 है और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पर कितना बोलो, सर +4 ठीक है। तो +4 होने का मतलब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। तो बोल कितना हुआ, 86 86 और 86 का मतलब वो भी हुआ क्योंकि ये रेडन का एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट बोल कितना है निकल का, सर वो क्या PtCl6 होता, C6 है, कार्बन कार्बन। बोलो नेक्स्ट 38 मतलब फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट बोल 52 52 मतलब फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट बोल 84 ये भी फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट बोल 50 यस सर 50 यस सर सर। ये भी फॉलो नहीं हुआ है ना। चलिए अब अगला 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 लिस्ट में ये देखो, यहां तक हो गया हमारा, ये 50 था, फॉलो नहीं हुआ। अब देखो ये कुछ और चीज देखो यहाँ। अब यहाँ पे कई सारा चीज आपको जानना और समझना, ध्यान से सुनना और समझना। ये देखो, अगर बात करते हैं आयरन का, बोलो तो यहाँ पर आप लोग ट्राई करो तो इसको बोलो, लॉजिक से बोलो ना। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, क्या लगता है बोलो, 0 सर +2 सर
क्लास 2 सर। कैसे बेटा प्लस 2? सर Zero NO हाँ माइनस सर NO माइनस होता है। निकालो कितना आ रहा है इसका। अच्छा छोड़ो ये सब निकल जाएगा, मेन इस पे आते हैं। देखो अब जो बताना चाह रहे वो सुनो, ये देखो इस पे ये जो लिखने का तरीका देखो तो ये सब एक जैसा है ना बेटा, सब एक जैसा है। हाँ यस सर। सर अब इसका लैंग्वेज को देखो, समझो क्या होगा। मान लो अगर इसकी बात करते, एक बता रहे उसके बाद आपको ट्राई करना, ठीक है। CR पाई C6H6, तो इसका मतलब जानते हो क्या? CR और ये देखो C6H6 है, और ये CR C6H6 है। और याद करो बेटा, आप लोग स्कूल लेवल में ये पढ़े थे, ये सैंडविच टाइप कॉम्प्लेक्स याद है? डाइबेंजीन क्रोमियम कॉमन नाम है इसका। तो बोल, यहाँ पे क्रोमियम का खुद का एटॉमिक नंबर कितना है? 24 हाँ सर। है ना। और यहाँ पर बेंजीन चूंकि न्यूट्रल इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 24 का 24। बोल यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आया इसके पास? 6। और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 6 आएगा ना। अभी पढ़े थे ना बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन यस डोनर है। सर हाँ सर। Yes, sir. तो बोलो कितना हुआ आंसर? 36। 36 है ना, 36। इसका मतलब ये ओबे किया। समझ में आया? हाँ सर। यस सर चलिए तो Yes, इसका निकालिए तो आप लोग। बोल बेटा कितना आया? सर 30 হবে 30। हाँ sir 30 আসছে। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा? तो Yes sir. ठीक है, हाँ सर। चलिए ये प्रैक्टिस हो गया। अब आते बेटा मेन पॉइंट पे, ध्यान से देखो। ये अब अगर आपसे कहा जाए इन सारे का निकालो, मेन खेल है बेटा। यहाँ देख तो टॉप टू बॉटम सारा का सारा कौन सा है? कार्बन। कार्बोनिल है ना, मेटल कार्बोनिल है ये। अब ये सारे मेटल कार्बोनिल का बेटा आपके पास जो फॉर्मूला है सारे का, क्योंकि आपको हम क्या बताए थे, बाकी कोई फॉलो करे या ना करे, किसको हर हाल में फॉलो करना होगा बेटा? कार्बोनिल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल को। तो मेटल कार्बोनिल कैसे फॉलो करेगा, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आने वाला है। आप सॉल्व करना शुरू करो बेटा। फिर से हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, पूरा सॉल्व करो, एक भी बात नहीं जाना चाहिए। जैसे कि देखो लास्ट वाले पे ध्यान दो। लास्ट वाला क्या है, ध्यान से देखो तो। लास्ट वाला देखो तो डाइमेटल कार्बोनिल है। यस सर। यस सर और डाइमेटल कार्बोनिल के भी आपको एक फॉर्मूला दिया है ना, तो चूज करो और फॉर्मूला के हिसाब से सारा सॉल्व करके दो। चलो फटाफट लगो तो बेटा काम पे सबको। सर 36 Sir 36. है ना, 36 मतलब फॉलो हुआ। नेक्स्ट बोल बेटा। 36 सर Sir 36. फॉलो हुआ। नेक्स्ट बोल। 36 36. चलो ये भी फॉलो हुआ। नेक्स्ट बोल। 35 35 मतलब फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट बोलो। 35 Sir 35. ये भी फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट बोलो। 37 37. ये भी फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट बोलो। 35 35. 36. सर ये आंसर आया, चेक करो तो। यस सर Yes sir. ठीक है, अब कंसेप्ट को अच्छे से समझना बेटा, खेल यहीं से शुरू होने जा रहा है। क्या बताया आपको? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बाकी कोई कॉम्प्लेक्स फॉलो करे या ना करे, किसको हर हाल में करना है बेटा? मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। और इसी पे बेटा पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। अब देखो ये आपके सामने एक नहीं चार चार ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा है जो फॉलो नहीं किया है ना। अब ये फॉलो क्यों नहीं किया, या फॉलो क्या करना पड़ेगा? तो अब नियम सुनो। जैसे कि आपको बोले कि मेटल कार्बोनिल को हर हाल में फॉलो करना होगा, हर हाल में फॉलो करना होगा। अब हर हाल में फॉलो करने का मतलब समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये फॉलो नहीं किया, बोल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया? बोल इस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ बेटा? So 1. 1। तो जानते हो ये क्या करेगा? ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके खुद को बना लेगा
CO होल 4 माइनस। दैट मीन्स ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो ये फॉर्म में करेगा, इस फॉर्म में नहीं करेगा। बात आ रहा समझ में? Yes, sir. अब बताओ, अब फिर से समझना, फिर दोबारा बातचीत कर रहे बेटा, फिर से। ये देखो, ये वाला खुद को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को EN को फॉलो करने के चक्कर में अपने आप को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, है ना। अब यहां पर देखो, ये वाला जो पार्ट है CO होल 4, इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी या लूज करने का टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी दिख रहा है आपको? गेन। गेन ना। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट मींस दिस विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। तो कैसे पता करोगे? पता करोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। देखो कौन जो है अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जो नहीं कर पा रहा उसमें दो सिचुएशन मिलेगा, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जैसे कि इस वाले में, बोल इसका कितना निकला था? 35 निकला था ना बेटा? Yes. लेकिन इसका कितना निकला था? 37 निकला था। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर लूज करेगा तो लूज करने पे क्या बना देगा, MnCO होल 6 प्लस आ जाएगा। Plus. इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया बेटा? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नॉट ओनली दिस, कुछ ऐसा भी मामला पाया गया है कि जिस मेटल कार्बोनिल का EN फॉलो नहीं हो रहा, वो फॉलो करने के चक्कर में डाइमर बनाएगा, फॉलो करेगा। देख डाइमर भी बनाएगा, ये देख, क्या इसका डाइमर ये है, चेक कर तो बेटा। Yes, sir. है ना। Yes, sir. और डाइमर बनने से पहले इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 था, लेकिन डाइमर बनने के बाद 36 हो गया। देखो Yes, ठीक है। sir. यहाँ पर तीन चीज हो गया, या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, या फिर क्या बना देगा, Dimer. वो डाइमर बना देगा। जैसे कि देखो, क्या ये डाइमर बनाया, चेक करो, Yes, sir. है ना, ये भी डाइमर बनाया। ठीक है, अब आओ चेक करो, जो कुछ एक्सप्लेन किए हैं चेक करो। क्या था इसके पास? 35 था, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को 36 बना लिया, और 36 बनाने के साथ साथ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, देखो यहाँ पर क्या किया, अपने आप को डाइमर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके का देखो और भी एग्जाम्पल्स है, अदर एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करके जो 35 था 35 को 36 बना लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना था, 37 था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 36 बना लिया। मतलब यहाँ पर ये कौन सा बिहेवियर शो किया, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जैसे इस मामले में देखो, 35 से 36 किया, या फिर अपने आप को डाइमर में कन्वर्ट कर लिया। आ रहा है बात समझ में बेटा लोग? क्लियर कर बेटा? ठीक है, इसका एप्लीकेशन ध्यान में रखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, और निकालने के साथ साथ देखो और भी कई सारा चीज यहाँ पे बातचीत होगा। और एक चीज देखो यहाँ पर, ड्यू टू दिस, अच्छा बताओ तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है? बोलो। Positive usually. यूजुअली, यस, ये वर्ड ज्यादा बेटर हुआ, यूजुअली पॉजिटिव होता है। लेकिन ये भी याद रखना, न्यूट्रल भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और ये खेला आपको सिर्फ यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, अगर आपसे पूछेंगे बेटा, शुरू से आ जाओ, बोलो यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। So 0. Zero, sir. और यहाँ पर बोलो तो -1. Minus. नेगेटिव हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया। हाँ। आया बात समझ में? ठीक है। Yes. नॉट ओनली दिस, और देखो क्या क्या आपसे आपके साथ पूछा जाएगा। देखो कैसे बोलेगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा, COX, बस बोले x का वैल्यू पता करो। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ रहा क्या पूछा? यही है ना क्वेश्चन। अब ऐसे आपको पता है x का वैल्यू 4 है, पर सॉल्व कैसे करोगे? तो ध्यान से सुनो, बोलो अगर ये मेटल कार्बोनिल है तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करना चाहिए। बोलो, बात करो। Yes, sir. Yes, sir. है ना? और कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब उसका जो नियरेस्ट गेस्ट वो होगा, दैट इज 36। 36. और अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है,
Z minus oxidation number into 2 into coordination number, सॉरी प्लस, यही है ना। चल वैल्यू पुट कर, 36 कोबाल्ट का Z 27 27, ठीक है। सॉरी मेरा मिस्टेक है, मेरा गलती बेटा, जब गलत क्वेश्चन चूज किया, क्वेश्चन यहां से चूज करो, ये वाला। बोलो निकल CO होल X, ये दे दिया आपको, और X का वैल्यू पूछा है, तो बोल निकल का भी तो नियरेस्ट यूनिट गैस जो होगा वो 36 होगा, और 36 किसके बराबर होगा, बोल Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर X है, देख तो स्टेप्स देखो बेटा, और सॉल्व करके देखो X का वैल्यू कितना आ रहा है। बोलो, सर 4 आ रहा। आ रहा है ना, तो 4 हो गया सॉल्व, यही तो आपका आंसर है। Yes. 4, ठीक है। जैसे कि मान लो, चलो क्रोमियम का प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तो बोलो क्रोमियम का भी तो नियरेस्ट यूनिट गैस 36 होगा, इक्वल्स टू क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0। देख हम भी गलत किया, तुम लोग आंसर सही निकाले, 0 होगा ना ऑक्सीडेशन हाँ नंबर। सर, हाँ सर, 5 आ रहा था। 2 into हाँ X, 5 आ रहा था सर उस 2 वक्त। into X। अब सॉल्व कर दूसरा वाला जो थी, इसको सॉल्व करो। तो तुम लोग बोलेगा ना कि सर आप ऑक्सीडेशन नंबर भूल बैठा दिए, अब देखो तो आंसर में 6 आ रहा है, 6 यस है ना। सर। हाँ सर। तो ये सब एप्लीकेशन हो गया बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। तो सुन लो क्या क्या एप्लीकेशन हुआ। हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से कई सारा इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। हम बात कर सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग बात कर सकते हैं कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, हम लोग बात कर सकते हैं कौन डाइमर बना सकता है, और हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बोनिल कितना है किसी भी कंपाउंड में, COX का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। बात आया, समझ में आया बेटा। ये 4 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलो कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोलो आंसर। ए सर ऑप्शन 36 ठीक है, तो चलो क्या कंप्लीट किए बेटा अभी हम लोग, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट की। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब आप लोगों में से कोई बताएगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप लोग पढ़े हैं बेटा क्लास 12 में। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो चलो फिर से बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। सबसे पहले फंडामेंटल पे बात करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन आइए, आंसर देना चाहोगे? दो तो आंसर बेटा। Sir, A. बी P बी, चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या, क्यों होगा, कैसे होगा, फिर से बात करेंगे। पहले देखिए आप लोग क्या आंसर बताते, वन मोर ट्राई। क्या हुआ बेटा, इतना टाइम बोलो।
कोई बेटा नहीं बोलेगा? चलो छोड़ देते क्वेश्चन को पेंडिंग, वापस आएंगे। और पहले पढ़ते हैं CFT। ध्यान से सुनेगा। CFT का पहला बेटा फंडामेंटल जो बताने जा रहा है उसको गांठ बांध दो। क्या है आपको याद रखना है कि CFT के मामले में बेटा याद रखना जो फर्स्ट फंडामेंटल क्या कहता है वो सुनो। ये देखो, अगर आपके पास एक मेटल है और अगर आपके पास एक लिगेंड है, लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, ये बात VBT कहता है। CFT इस बात को डिनाई करता है। CFT कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग नहीं होगा, कोई बॉन्डिंग इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो CFT क्या कहता है, ध्यान से सुनो। CFT कहता है कि मेटल और लिगेंड, लिगेंड का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज और मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले ये फंडामेंटल याद रखो। यहां समझने का कुछ है ही नहीं बेटा, तुम याद रखो क्या कि VBT कहता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। CFT बोलता है कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, बल्कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मजेदार बात क्या वो सुनो। मजेदार बात ये है कि CFT का पहला पॉइंट ये तो जरूर कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन पूरा का पूरा CFT जो है बेटा, वो पूरा का पूरा CFT इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर बेस्ड है। पहला पॉइंट अट्रैक्शन बोल रहा है बेटा, लेकिन पूरा CFT रिपल्शन के ऊपर बेस्ड है। अब ये रिपल्शन का कहानी कहां से आ गया वो समझो। मेटल के पास d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा बेटा? रिपल्शन। चलो तो पहले एक सवाल का जवाब तो बताना। तो CFT के मुताबिक अट्रैक्शन कैसे होगा? CFT के मुताबिक अट्रैक्शन कैसे होगा? सर मेटल Metal और लिगेंडेड इलेक्ट्रॉन मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन Yes. होगा। ठीक है। और रिपल्शन कैसे होगा बेटा? सर डी इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ये एकदम फंडामेंटल, इसको घोल के पी जाओ बेटा। ये बात याद नहीं रखोगे तो आगे का कंसेप्ट को हम समझा नहीं पाएंगे। यहां तक ओके है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब डी इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और डी ऑर्बिटल हमारे पास कितने तरह का था बोल बेटा? 5 तरह का। एक था DXY, एक था DYZ, एक था बेटा सॉरी DZX, एक था बेटा आपका DX² माइनस Y², और एक आपके पास था DZ²। यही था ना 5। अब आप लोग बताओ बेटा, इन पांचों में से कौन है जो एक्सिस पे लाई नहीं करता है? इन पांचों में से कौन है जो एक्सिस पे लाई नहीं करता है? सर प्रथम तीनटे यस सर। तो जो एक्सिस पे लाई नहीं करता बेटा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अगर ये एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा तो कहां लाई कर रहा बताओ? ये सर प्लेन में। इन बिटवीन लाई दैट। कर रहा। और ये दोनों एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सियल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। अब बताओ ये कहां लाई करता है? किस एक्सिस में लाई करता है? एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस है ना। और DZ² कहां लाई करता है बेटा? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। सुनो, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसका नाम T2G, उम्मीद करते ये पढ़े होंगे आपको। और जो एक्सियल ऑर्बिटल है उसका नाम EG, याद है? यस सर। ठीक, Yes, नहीं याद है तो याद कर लो अभी कि जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसका नाम T2G और जो एक्सियल ऑर्बिटल है उसका नाम EG। EG। और साथ साथ आप लोग एक काम और करो, ध्यान से यहाँ पर देखो इस डायग्राम पे, और हर एक ऑर्बिटल का 3D फिगर अपने दिमाग में उतारो। DZ² देखो तो किस तरीके से बन रहा है ना? देखो तो Z एक्सिस पे है, यस सर ये Z एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये रिंग पे लाई कर रहा है। यहाँ पर देखो तो कहाँ लाई कर रहा है? Y एक्सिस पे लाई कर रहा है और X एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कहाँ लाई कर रहा है? X और Y प्लेन पे लाई कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा है बेटा? Y और Z प्लेन पे लाई कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा है? X और Z प्लेन पे लाई कर रहा है। समझ में आ रहा डायग्राम? यस सर यहाँ तक ओके? आगे बढ़े। यस सर। चलो अब देखो क्या होता है।
कौन सा कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे बेटा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम लोग पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाते कैसे, देखो तो ऐसे मेटल होगा, ठीक है, यही बनता है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बोल बेटा Yes. है ना। अब समझना यहाँ पर देखो, समझाने के लिए एक कंसेप्ट बता रहे, ध्यान से सुनना। मे भी हम मेरा फ्री हैंड डायग्राम में थोड़ा सा हाथ इधर उधर भागेगा बेटा, मैनेज कर। मान लो यहाँ पर एक मेटल एम बैठा हुआ है और ये आपको हम 3D डायग्राम देखा, 3D डायग्राम। चाहो तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला जो लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो लाइन है बेटा ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये वाला को आप मान लो जेड एक्सिस है। तो 3D बनाइए। Yes, sir. अब यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो मेटल है और ये वाला एक्सिस को हम सबको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एक्सटेंड किए, ये एक्सटेंड किए और ये एक्सटेंड किए। और ये भी मान लो इन सब जगह पे यहाँ पे लिगेंड बैठा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है बेटा, यहाँ पे लिगेंड बैठा हुआ, यहाँ पे लिगेंड बैठा हुआ, यहाँ पे लिगेंड बैठा हुआ। अब आप चाहो तो इस डायग्राम को इस नजर से देख सकते, देखो तो अगर ऐसा करें कि इसको ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड जोड़ दो, तो ये एक स्क्वायर प्लेनर बना, इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक बन रहा, देख तो Yes, sir. Yes, sir. बन रहा है ये। तो अब अगर मेरा एक सवाल होगा, जवाब देना कि इस वक्त जो आप ये देख रहे हो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है, तो हटा देते हैं येलो वाला। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, लिगेंड का लोकेशन बताओ, कहाँ बैठा हुआ लिगेंड? So why is it plane और एक x-axis है? आप बोलोगे सर अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पे बैठा है, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देख, यहाँ से देख, फिर से समझ। क्या ये डायग्राम ऑक्टाहेड्रल का है? हाँ सर। Yes, sir. देख ये सब लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिगेंड है, ये लिगेंड है और बीच में ये पॉजिटिव चार्ज मेटल बैठा हुआ है। डायग्राम समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब आप लोग जवाब देना, बोलो ये कौन सा डायग्राम हम ड्रॉ किए? So square planet. कौन सा डी ऑर्बिटल ड्रॉ किए? सर DX स्क्वायर माइनस DX square minus y है ना, लाल रंग से जो ड्रॉ किए, और जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहे बताना तो कौन सा ड्रॉ किए? So z square. Z square. है ना। अब अगर यहाँ पर रिपल्शन का खेल पे बात करेंगे बेटा, रिपल्शन का खेल पे, तो देखो तो बोल सकते ये लिगैंड इस डी ऑर्बिटल के साथ रिपल्शन फील करेगा, ये लिगैंड इस वाले डी ऑर्बिटल के साथ रिपल्शन फील करेगा, ये लिगैंड इस वाले डी ऑर्बिटल के साथ रिपल्शन फील करेगा, ये लिगैंड इसके साथ रिपल्शन फील करेगा, यहाँ वाला लिगैंड इसके साथ रिपल्शन फील करेगा, और यहाँ वाला लिगैंड इसके साथ रिपल्शन फील करेगा। देख तो 6 का 6 लिगैंड रिपल्शन फील कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल का जवाब देना, मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz एंड dzx। बोल इन पांचों में सबसे ज्यादा रिपल्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन फील कर रहा है? So प्रथम दो। Sir, DZ square. दैट मींस Eg, ये दोनों कर रहा है, देखो तो ध्यान दो, डायग्राम पे ध्यान दो, दोनों कर रहा है ना बेटा। dz स्क्वायर भी कर रहा है तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कर रहा है, तभी तो 6 का 6 लिगेंड रिपल्शन फील करेगा, है ना। Yes sir. तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके पास है बेटा? T2G ना Eg? Eg. तो पहला पॉइंट ये Eg, याद कर लो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फंडामेंटल समझाने वाला पार्ट समझा दिए बेटा, अब याद रखने वाला पार्ट ये सुन लो कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT अप्लाई करोगे तो आपको रिपल्शन लिगेंड के बीच में और ऑर्बिटल के बीच में सबसे ज्यादा किसके बीच में मिलेगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा रिपल्शन लिगेंड और Eg के बीच में होगा। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब जवाब देना बेटा, चुप मत बैठना, रिप्लाई देते रहना। बोलो अगर किसी भी सिस्टम में रिपल्शन आ जाए, ज्यादा रिपल्शन हो, तो बोल वो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? So unstable. Unstable. अनस्टेबल होगा। और अगर अनस्टेबल होगा इसका मतलब उसका एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा?
तो बेशी হবে ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगली बात ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन, मान लो यहाँ मेटल बैठा हुआ है और यहाँ लिगेंड आया ही नहीं, नो लिगेंड इज हियर, नो लिगेंड, तो क्या रिपल्शन होगा? No, sir. नो है ना? सर यानी रिपल्शन तभी पॉसिबल है मेटल का डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में, जब लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल की तरफ। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात Yes, sir. यस ठीक सर है। अब देखो जो चीज बताया बेटा, अब उसको एक डायग्राम से समझाने जा रहे हैं। यहाँ देखो, मान लो कि हमारे पास एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे, फॉलो करना बेटा। एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जहां पर आप जितना ऊपर जाओगे एनर्जी ज्यादा होगा। अब देखो, अगर आपसे पूछेंगे ये क्या है, देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, ये क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये कौन है, डी ऑर्बिटल है। 6 बना दिए, गलत से बना दिए, कोई बात नहीं, 5 होना चाहिए, ध्यान रखना। ये डी ऑर्बिटल है। किसका डी ऑर्बिटल है? लैंग्वेज सुनो, फ्री मेटल आयन का डी ऑर्बिटल है। क्या है बेटा? ये फ्री मेटल आयन का डी ऑर्बिटल है। फ्री मेटल आयन का मतलब अभी तक लिगेंड इसके पास नहीं आया है बॉन्ड बनाने के लिए, तो पांचों का पांचों ऑर्बिटल आराम से। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसके तरफ अप्रोच करेगा तो पहला तो पूरा सिस्टम रिपल्शन फील करेगा और पूरा सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे इस पूरे सिस्टम में 5 घर है, 5 में से कौन सबसे ज्यादा रिपल्शन फील करेगा? तो आपका सबसे ज्यादा रिपल्शन फील करेगा Eg, और जो कम रिपल्शन फील करेगा वो होगा T2G। मतलब ड्यू टू रिपल्शन 5 का 5 ऑर्बिटल क्या करेगा? स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। और टूटेगा किसमें? 2 हिस्से में, Eg में और T2G में। अब देखो तो Eg का पोजीशन हम लोग ऊपर रखे या नीचे रखे? ऊपर ऊपर रखने का मतलब उसका एनर्जी ज्यादा ज्यादा है। और अभी अभी हम लोग प्रूफ किए कि Eg में रिपल्शन होगा, तो जहां रिपल्शन ज्यादा होगा बेटा वहीं पे एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर अब कुछ और लैंग्वेज सुनो, कुछ और लैंग्वेज सुनो। ये जो पूरा सिस्टम जो उठकर आया, जहां से वो स्प्लिट किया, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होता है, ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन को क्या नाम से हम लोग पुकारते हैं? इस लाइन का नाम है बारी सेंटर। इस लाइन का नाम क्या है? बारी सेंटर। और बारी सेंटर में बेटा याद रखना, एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यानी कि 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ एनर्जी बढ़ा और 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ एनर्जी कम हुआ। देख तो समझ में आ रहा बात? यस सर बेटा नहीं समझ में आएगा बात करते रहना। अगर आपके लिए नया है, नहीं पढ़े हैं, तो बेटा हम बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन बोलते रहना होगा, नहीं बोलोगे तो हेल्प नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक ओके, समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर यस और यहाँ पर जो एनर्जी की बात करेंगे बेटा, उस एनर्जी को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा इज द सिंबल ऑफ एनर्जी एंड O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आप इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या नाम होगा बेटा इसका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बोलो बारी सेंटर पे डेल्टा नॉट का वैल्यू कितना होगा? 0 जीरो है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, एक मिनट होल्ड करो, कर पाओगे अभी इसको? ध्यान से सुनना बेटा, बोलो। कलर चेंज कर रहे हैं, बताना। यहां पर एनर्जी क्या है बेटा? इस लाइन पे एनर्जी का वैल्यू जीरो और इसके ऊपर एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर एनर्जी क्या होगा बेटा? नीचे वाले में नेगेटिव होगा। अब एनर्जी को याद रखने का ट्रिक बता रहे, सुनो कैसे होगा। ऊपर का एनर्जी और नीचे का एनर्जी कैसे होगा? मतलब Eg का एनर्जी कितना होगा, T2G का एनर्जी कितना होगा। तो बोलो मेरे पास टोटल कितना ऑर्बिटल है? 5. तो बेटा नीचे लिखना 5। ठीक है, अब बोलो ऊपर में कितना घर है? 2. वो नीचे वाले को दे देना। और नीचे में कितना घर है बेटा? 3. वो ऊपर वाले को दे देना और साथ में लगा दो डेल्टा नॉट। तो ये हो गया किसका एनर्जी? ये हो गया बेटा Eg का एनर्जी। और ये इसमें डेल्टा नॉट लगा तो ये किसका एनर्जी हो गया बेटा? ये हो गया आपका T2G का एनर्जी। ठीक है, अब जैसे एक बात बताएंगे, ध्यान से सुनना, बोलना। बोल बेटा इस घर का एनर्जी कितना है? इसका एनर्जी कितना? बोलो। तो बोलेगा सर
+3/5 डेल्टा नॉट। समझ में आया? Yes, sir. अगला सवाल, Yes, इसका sir. एनर्जी कितना, बोलो जवाब दो। वही होगा +3/5 डेल्टा Same. नॉट, Same. Yes, है sir. ना? अगर आपसे पूछेंगे बेटा इसका एनर्जी कितना है, बोल। Minus 2/5 2/5 तो इसका भी -2/5 डेल्टा नॉट होगा, इसका भी -2/5 डेल्टा नॉट होगा। हाँ सर। तो अब Yes, बताओ, sir. ऊपर का एनर्जी +3/5 डेल्टा नॉट एक घर के लिए, तो दो घर का टोटल एनर्जी बताओ, ऊपर का टोटल एनर्जी बताओ। +6/5 डेल्टा नॉट, 6/5 +6/5 डेल्टा नॉट, और नीचे का टोटल एनर्जी बताओ। -6/5 Minus डेल्टा नॉट, -6 अब ऊपर और नीचे का टोटल करो। 0। so 0 0. यही बात तो आपको हम थोड़ी देर पहले बोले थे बेटा कि बाहरी सेंटर पे टोटल एनर्जी 0 होगा। आया बात समझ में? यस सर। Yes, sir. देख बेटा, यहाँ ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, सिंपल सा बात क्या याद रखना, सुनो, सिंपल सा क्या बात याद रखना, सुनो। आप ये याद रखना है, एक बार फिर से समरी बता दे रहे, सुन लो, जिससे आपका काम हो जाएगा बेटा। आपको ये याद रखना है कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg और T2G कौन ज्यादा रिपल्शन फील करेगा? Eg। Easy. रीजन क्या है? रीजन है कि यहाँ पर dx² - y² और dz² डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहा है, किसके साथ? लिगेंड के साथ। Ligand. इसका रीजन होगा, ठीक है। दूसरा बात ये याद रखना कि जब ये 5 ऑर्बिटल टूटेगा बेटा, तो 5 ऑर्बिटल जब ये टूटेगा, स्प्लिट करेगा, तो ऊपर हमेशा कौन जाएगा? Eg जाएगा। नीचे हमेशा कौन आएगा बेटा? T2G आएगा। T2G. Eg का वैल्यू याद रखना, 3/5 डेल्टा नॉट, और नीचे का क्या होगा? -2/5 डेल्टा नॉट, और इस लाइन का नाम क्या होगा बेटा? बाहरी सेंटर। यहां तक ओके है? देख लो, इतना याद रखने से आपका काम हो जाएगा। बोल बेटा, लो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है? yes sir Yes, yes और sir अब आगे सुनो, अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने का बात आएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, तो क्या करना है? चलो बात करते हैं। अब देखो आपके सामने क्या दिया बेटा, पढ़ो तो इसको, एक स्पेक्ट्रो, Chemical series. और ये सीरीज आपको क्या चीज का आइडिया देगा? ये सीरीज आपको आइडिया देगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लिगेंड वीक है। देखो याद करो, पिछले क्लास में पढ़ने का टाइम बात की थे ना कि बेटा ये सब स्ट्रांग लिगेंड है। yes sir इसको याद रखने का एक और तरीका बता दे रहे, याद रखना, हैलोजन डोनर सबसे वीक होता है बेटा लिगेंड, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रांग लिगेंड होता है, उससे कम नाइट्रोजन होता है, उससे कम ऑक्सीजन होता है, ऐसे भी याद रखना। और क्या बताया गया देखो, तो दिस सीरीज एप्लीकेबल ओनली फॉर yes sir 3D series. पिछले क्लास में ये बात किए थे, ये लाइन yes sir Yes, sir. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना, सुनो, ये रहा आपके पास एनर्जी फॉर्मूला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो बता रहे, फिर से समझना, बोलो, आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। बोल तो बेटा Eg का वैल्यू कितना निकला था? प्लस 3/5 3/5 को आप 0.6 डेल्टा नॉट भी कह सकते हो। और T2G का बेटा क्या होगा? -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो -0.4 के साथ अगर ये x है, तो 0.4 किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? T2G के लिए। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। और y T2G. किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। व्हाट इज P? P का नाम क्या है बेटा? यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी। P का नाम क्या है यहाँ पर? Pairing energy. फटाफट आप लोग इस फॉर्मूला को नोट करो, दैट्स ऑल, बस इसको नोट करना। और नोट करने के बाद बताओ तो क्या तुम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा? कौन x है कौन y है, या वैल्यू से याद हो जाएगा कि जिसके साथ -0.4 है वो कौन होना चाहिए? T2G। और जिसके पास +0.6 है बेटा, वो कौन होना चाहिए? वो Eg होना चाहिए। नोट कर लिए बेटा फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो, यहां से भी कई सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कि डेल्टा नॉट का वैल्यू किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना, जितना ज्यादा लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतना, जितना ज्यादा लिगेंड होगा इसका मतलब रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, और रिपल्शन जितना ज्यादा होगा बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन जितना ज्यादा पाएंगे बेटा डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेल्टा नॉट का वैल्यू बढ़ेगा।
जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा डेल्टा नॉट बढ़ेगा। और चूंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, पढ़े Hc बाई लैम्डा। Yes, sir. Yes, कहाँ sir. पढ़े थे, किस चैप्टर में पढ़े थे बताओ? So atomic Atomic structure. ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। उससे बात करने से पहले यहाँ पर एक और बात करते हैं, उसके बाद आपको एक चार्ट अभी देंगे बनाने के लिए। सुनो, अब बात करने क्या जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसको समझने के लिए बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक और नाम बताओ, तो कौन बताएगा, देखिए जरा। डिलोकलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक और नाम डिलोकलाइजेशन। सर डीलोकलाइजेशन कैसे होगा बेटा? डीलोकलाइजेशन का मतलब तो अलग हो गया, और डीलोकलाइजेशन तभी होगा जब पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन का बात नहीं हो रहा, यहाँ तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का बात हो रहा बेटा। ठीक है, आओ और सुनो कहानी, ध्यान से सुनना। मान लो, एक मिनट रुको, चलो मान लो कि हमारे पास ये फ्री मेटल आयन का ऑर्बिटल है और इस पे लिगेंड अप्रोच किया। कैसा लिगेंड अप्रोच किया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान देना डायग्राम पे। नतीजा क्या होगा? ड्यू टू रिपल्शन ये ऊपर भागेगा, ऊपर जाने के बाद वो क्या करेगा? स्प्लिट कर जाएगा Eg में और T2G में। बोलो यहां तक का डायग्राम ठीक है? इस गैप का नाम Yes, बेटा sir. क्या है? इस गैप का नाम होगा डेल्टा नॉट। ये जो एनर्जी का गैप है यही स्प्लिटिंग एनर्जी है, डेल्टा नॉट। ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान से सुनो। हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करना, रिप्लाई देते रहना। बोल बेटा पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? Eg में जाना चाहिए कि T2G में जाना चाहिए? बताओ। T2G. Why T2G? Why T2G? एनर्जी लेस। Energy Energy less. आप less. बोलोगे ना कि सर यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पहला रूल हम लोग यही पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन वहां देंगे जहां पे एनर्जी कम होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, चौथा इलेक्ट्रॉन से खेल शुरू होगा बेटा। चौथा इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर चले जाए यहाँ पर, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो उसको इतना एनर्जी चाहिए, इतना सारा एनर्जी चाहिए, तब ये ऊपर जा पाएगा। या फिर वो यहीं पे पेयरिंग कर ले, इस जगह पे पेयरिंग कर ले, और अगर पेयरिंग करेगा तो भी उसको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। 2 सिचुएशन है, समझ में आ रहा है? 2 सिचुएशन है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा सोचो ना, मान लो कि आप लोग हॉस्टल में रहने के लिए गए हैं। आप जब एक हॉस्टल पे पहुंचे तो पता चला कि उस रूम में ऑलरेडी कोई एक रह रहा है, उसके साथ रहना होगा तो आपको शेयर करना होगा, और शेयर करने का मतलब हाफ पैसा देना होगा। लेकिन अगर आप दूर कहीं जाते हो, थोड़ा सा और दूर आगे निकल जाओ, और वहां पर एक और रूम मिल रहा है पूरा खाली अवेलेबल पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, यू नीड मोर एनर्जी, मोर पैसा इज रिक्वायर्ड, तो बोल कहाँ शिफ्ट करना चाहोगे तुम? Sir, share. शेयर करोगे ना, स्टूडेंट Share लाइफ है करेंगे बेटा, sir. स्टूडेंट लाइफ ऐसे चलता है। Yes. जब कमाओगे तब अकेले रहोगे, स्टूडेंट लाइफ नहीं है ना, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो बताओ, उसी लॉजिक को नीचे अप्लाई करो। बोलो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर जाके अकेले रहेगा कि नीचे पेयरिंग करेगा? Pairing करें. Pairing. करेगा। ठीक है, और यहाँ याद रखना, बताओ तो डेल्टा नॉट ये भी एनर्जी है और पेयरिंग एनर्जी है। इन दोनों एनर्जी में कौन सा एनर्जी बड़ा है? Del not. डेल नॉट। डेल नॉट क्यों बड़ा है? उसका लॉजिक समझ लो, क्यों बड़ा है? तो आपका जवाब होगा सर मामला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, तो डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ऐसे मामले में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्योंकि डेल्टा नॉट का वैल्यू ज्यादा, तो ऊपर नहीं जाकर के नीचे पेयरिंग करेगा। बोल, तो
एक नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया T2G में, 2 नंबर कहाँ गया T2G में, 3 नंबर गया T2G में, 4 नंबर T2G में, बोल 5 कहाँ जाएगा यहाँ पर T2G. T2G में 6 नंबर कहाँ जाएगा T2G में जाएगा, है T2G ना? अब सारा पेयरिंग हो गया तो 7 कहाँ जाए, यानी 1 से लेकर के 6 तक कहाँ गया बेटा T2G T2G. अब 7 कहाँ जाएगा बेटा EG में, 8 EG EG में, 9 EG में, 10 EG में। इसका मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अब आप फिर से देखो, अब आपके पास कैसा लिगेंड है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। तो बोल वीक फील्ड लिगेंड का मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा. कम हो कम होगा। तो रिपल्शन कम होगा तो बेटा स्प्लिटिंग भी कम होगा, और अगर स्प्लिटिंग कम होगा तो ऊपर तो EG जाएगा, नीचे T2G ही आएगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा नॉट का जो गैप होगा वो क्या होगा, बोल कम हो कम होगा। कम होगा. यदि यहाँ पर डेल्टा नॉट का वैल्यू कम होगा तो इसका दूसरा मतलब इस मामले में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तब सोचो, फिर से देते बेटा कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोल पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, सर T2G. पहले T2G दूसरा T2G में, तीसरा भी T2G में। यहाँ तक तो ठीक है। कोई Yes, 4 sir. नंबर क्या करेगा, नीचे ज्यादा एनर्जी खर्चा करके पेयरिंग करेगा या कम खर्चा में ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर. ऊपर। तो इसका मतलब 1 2 दिन T2G में जाएगा, 4 5 EG में जाएगा, 6 7 8 T2G में जाएगा, और 9 10 EG में जाएगा। देख तो क्लियर है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes sir. क्लियर है। तो अभी इसका जरूरत पड़ेगा तो याद रख पाओगे या नोट करवा दे, बोलो। सुनो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो इस मामले में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी कम होगा, और ऐसे मामले में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा बेटा, T2G में, और 7 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, EG में। लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, ऐसे मामले में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो ऐसे मामले में 1 से लेकर के 3 तक एक से लेकर के 3 तक, और बोल कितना होगा, 6 से 8 6 से 8 4 और 5, 6 से लेकर के 8 तक, 9 और 10। ये किस में जाएगा बेटा, T2G में जाएगा, और ये किस में जाएगा, EG में। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोटा सा समरी बना दिए, नोट करके साइड में रखो, जरूरत पड़ेगा। हो गया बेटा, तो बोलना फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes sir. हेलो, अभी का अभी तुम क्लास ले रहे हो, क्लास के बाद ही बैठ के करो, टाइम लगेगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, जबरदस्त बारिश हो रहा है। नहीं वो ठीक है, तुम देख तुम्हारा सिचुएशन कैसा बनता है, हमको अपडेट करो, ठीक है, वही हिसाब से काम करो। अरे रुक जाओ, थोड़ा क्लास में चलो कॉल करते हैं। ए बेटा लोग, अभी भी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं उसके बेसिस पे अब एक कैलकुलेशन प्रैक्टिस कराएंगे बेटा, ठीक है। तो सुनो क्या करना है, एक एक एग्जांपल। जैसे कि मान लो आपसे कहा गया D3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस मामले में, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। तो बोल बेटा
वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में अगर तेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन में कहाँ डालेगा बोल? T2G. जी में। इसको हम ऐसे लिखेंगे T2G3 और EG0। समझ में आ रहा लिखने का तरीका? यस सर। अब बताओ T2G3 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ? 3 3. 3 अनपेयर्ड। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है तो बोल 3 का स्पिन कितना होगा? 3/2. 3/2। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे तो बोल फॉर्मूला क्या लिखा है? -0.4 इंटू x एक्स क्या था बेटा? T2G T2G। T2G का इलेक्ट्रॉन था ना? कितना इलेक्ट्रॉन है T2G में? 3 3 प्लस 0.6 इंटू वाई, Y 0। वाई का वैल्यू 0 है ना? 0 साथ में लगाएंगे डेल्टा नॉट, साथ में लगाएंगे डेल्टा नॉट प्लस पी। चलो सॉल्व करते हैं तो -1.2 डेल्टा नॉट आएगा। यस सर। यस सर। और बोलो इस मामले में क्या पेयरिंग हुआ बेटा? नो नो सर। पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का आंसर ये है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो D9 लेते हैं या D7 ले लेते हैं। चलो तो D7 7 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो बोल वीक फील्ड लिगेंड में पहला 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, यस सर। फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG। EG. EG में जाएगा, फिर 2 T2G. इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसका T2G मतलब में। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन गया और EG में 2 इलेक्ट्रॉन गया। देखो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो Yes, दोबारा sir. समझ, नहीं समझ में आ रहा यहाँ दोबारा समझ। EG में 2 देखो EG में समझा 2 रहे, समझा रहे, यहाँ समझा रहे। वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, WFL पढ़ रहे ना? यस sir. सर। तो बोल पहला इलेक्ट्रॉन ये कौन है? ये T2G है। ये कौन है? EG है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ। तो बोल T2G में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 5 आया कि नहीं आया? 5। और EG में 2, EG में 2। 2 आया। तो बोल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 3। 3/2। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे। -0.4 इंटू बोल T2G का वैल्यू 5 प्लस 0.6 इंटू EG का वैल्यू 2 2। डेल्टा नॉट प्लस पी। सॉल्व कर बोल। -2 प्लस 1.2 -0.8 डेल्टा नॉट। -0.8। बोल यहाँ पेयरिंग हुआ? यस yes सर। sir कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 पेयरिंग एनर्जी की जगह पे लिखेंगे 2p। जितना बार पेयरिंग होगा उतना p लिख करके छोड़ देना। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? yes sir यस सर। तो ये जो चीज आपको हम बताया बेटा, अब आपका ड्यूटी क्या है? इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। D1 से लेकर D10 तक ये पूरा चार्ट को कंप्लीट करो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, स्पिन कितना होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा, ये सारा कैलकुलेशन करो। हम वीडियो को पॉज कर रहे, कट करके निकाल के बताओ। तो अपना आंसर मिला तो बेटा, और बोलो कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ डाउट है, बोलो डिस्कशन करें। ये रहा आंसर मिला। सर वो पेयरिंग नहीं लिखेंगे? हाँ तो बोलो यहाँ तक ओके, पहले मिला लो फिर पेयरिंग पे बात करते हैं, सर ठीक है। यस सर। है ना? तो वो तो लास्ट वाले में पेयरिंग कितना आया? सर 5। 5। 5p है ना? यहाँ पर बेटा 4p, यहाँ पर 3p, यहाँ पर 2p. 2p। सही जा रहा है ना गड़बड़ हो रहा है? हाँ सर। सर ठीक। सही है. अच्छा 4 नंबर पे कितना आया बोल? सर 0। 0. मतलब पेयरिंग एनर्जी नहीं हुआ ना 4 नंबर पे पेयरिंग। 5 तक पेयरिंग नहीं होगा बेटा, पेयरिंग यहाँ से शुरू होगा, चेक कर। हाँ सर। Yes sir. 6 से स्टार्ट हो। बाकी सब Yes. ओके है? यस सर। यस अच्छा देखो तो इस लैंग्वेज, इस लाइन का मतलब क्लियर है? हाँ सर। है ना? Yes sir. ये लाइन कब Yes. मिलेगा? जब आपके पास
Wakefield. weak field. अच्छा, वीक फील्ड का एक और नाम क्या है? High spin. हाई स्पिन। क्यों है उस पर High भी बात spin. करेंगे। अब सुनो क्या करना है, फिर से बनाओ। इस बार देखो तो हेडिंग क्या दिए, Strong field. स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो चलो फिर से 5 मिनट देर इसको फिलअप करो, फिलअप करके तैयार करो। तो अगर आप पेयरिंग एनर्जी के हिसाब से देखोगे तो D4 में एक पेयरिंग एनर्जी मिलेगा, D5 में 2 मिलेगा, D6 में 3 मिलेगा, फिर 3 3 चलेगा, 4 और 5। अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब देना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एक और नाम बेटा क्या है? Low Low spin. spin. अब उसका रीजन सुनो क्यों। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो ये स्पिन का वैल्यू है, देखो तो इसका स्पिन कितना दिखा रहा है, हाफ है, 1 है, 3/2, इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं है। फिर 1 है, फिर हाफ है, 0 है ना। यानी यहाँ पर स्पिन का वैल्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो बताओ तो यहाँ पर स्पिन बेटा क्या दिख रहा है आपको? Sir, 2B or 2P. So 5/2. Yes, sir. इसका मतलब इस मामले में स्पिन का वैल्यू, High. ज्यादा. तो जहां वीक फील्ड होगा बेटा स्पिन हाई होगा, ये याद रखो। तो वीक फील्ड को आप हाई स्पिन भी बोल सकते हो। उसी तरीके से जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां पे स्पिन आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ये लैंग्वेज समझ में आया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. अब एक सवाल का जवाब दो। आप लोग आपके कॉपी में दोनों लिखा हुआ बेटा, दोनों तैयार किए ना बेटा, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों तैयार किए हैं, दोनों डेटा Yes, सामने है। yes, sir. देख कर बता कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड इन दोनों में कौन सा मामला दोनों सेम है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, आंसर सेम आएगा। कंपेयर कर, आंसर सेम आएगा। कंपेयर करके बोल बेटा, वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही मामले में आंसर So सेम आएगा। D1 से 3. बोलो पहला 3 और आखिर Yes. का 3 चेक करो, फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3। हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. सारा मैच कर रहा है। Yes, sir. तो ये सब कुछ चीज बेटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या कंप्लीट किए सुन लो, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड CFT। अगर बेटा आप ऑक्टाहेड्रल वाला पार्ट समझ गए तो यकीन मानो फिर टेट्राहेड्रल समझने के लिए और स्क्वायर प्लेनर समझने के आपको टाइम नहीं लगेगा। वापस आओ इस क्वेश्चन पे, देखो क्या मांगा है, यही है ना, क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। F6 तो बोल कैसा लिगेंड है ये, Weak. So Weak field. weak. वीक फील्ड लिगेंड है ये। अब हम ये पता करेंगे कि Mn के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3D5. तो बोलो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। +2. +2 का मतलब 3D5, तो D5 वीक फील्ड। बोलना आंसर क्या होगा, अब तो सिखा दिया अभी अभी। D5 वीक फील्ड, A होगा. Option B. Yes, Sir, sir. A option ही B. होगा. B होगा. समझ में आया ना, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन था ना। Yes, sir. अब देख, अब सोचो तू ट्राई करना चाहोगे इसको, आप लोग ट्राई करो तो फिर इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाते, ट्राई करो फिर से। So option B. Option B, sir. बाकी बेटा लोग बोल। So CN तो strong field sir. हाँ, CN हाँ स्ट्रॉन्ग सर, फील्ड है, पेयरिंग होगा. पेयरिंग होगा। कोई भी हाँ। ऑप्शन नहीं हो रहा है. हाँ तो सर श्वेता ही तो. अच्छा खाली देखो, वैसे सोचने से पेयरिंग हो या ना हो से अभी चलो ना बात करते, देखो ना यही चीज तो समझना है। यहाँ पे आप हाइब्रिडेशन उसके लिए नहीं बोलो, यहाँ पे Mn का ऑक्सीजन, यहाँ भी तो 3D5 आया ना। हाँ सर. हाँ sir. Yes, sir. एक चीज तो क्लियर हो गया बेटा, A और C नहीं होगा, क्योंकि मेरा खेला 3 का चल रहा, 4 का नहीं है। ये समझ में आया? हाँ sir. हाँ अब sir. बोलो, 3D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 4. 4. इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ गया। ओ अच्छा. हाँ sir.
समझे बात? तो आप जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, हाँ सर, ऑक्टाहेड्रल ठीक है। ठीक है? तो जब Yes, जब sir. टेट्राहेड्रल पढ़ लेंगे फिर वापस लेकर के आएंगे इस क्वेश्चन को। अभी आओ और भी क्वेश्चन है, चलो कुछ और क्वेश्चन दे रहे सॉल्व करो तो बेटा फटाफट। यहाँ तक हो गया था, चलो बोलो। D. हाँ सर, डी। क्या सबका बी आया या कोई और आंसर भी? देखो सर डी, फोर्थ। Sir, Delhi. दिल्ली आया। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. D. अरे यहाँ तो आंसर ए आ गया बेटा। चलो देखते हैं सही आंसर क्या। चलो बात करते हैं, बोलो। देखो क्या बात कर रहा था, वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन 2.84। इसका मतलब बोल मेरे पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2. 2. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। चल नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ देख, ये T2G है बेटा और ये EG है, फाइन। और फिर से एक और ले लेते हैं यहाँ पर, ये T2G है और ये EG है। और अरे कहाँ चला गया? बोल बेटा, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे भरेगा? बोल 1 2 3, कहाँ जाएगा? पेयरिंग में जाए। पेयरिंग हो गई। पेयरिंग है ना। तो 4 5, तो कितना अनपेड मिला बेटा? 1। 1 अनपेड One. मिला। उसका भी आंसर गलत मार्क किया हुआ है। चलो सेकंड का आते हैं। D3 स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, बोल कहाँ जाएगा? कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा? 3 unpaired. 3 आएगा, है ना। D4 वीक लिगेंड। चलो वीक लिगेंड में कैसे भरेंगे बेटा? 1 2 3, ऊपर चला जाएगा 4। 4 unpaired. ये होगा। 4 अनपेड। इसका आंसर आपका डी सही था बेटा, ठीक है। चलो Yes, अगला sir. क्वेश्चन बनाओ तो। इतना टाइम देख, क्या पूछा है? किसका डेल्टा नॉट हाईएस्ट होगा, यही है ना सवाल? यस सर। अच्छा, अब एक एक करके मेरा सवाल का जवाब देना। A. चारों ऑप्शन में सुनो, चारों ऑप्शन में मेटल कांस्टेंट है। नंबर ऑफ लिगेंड बोल कितना है? Sir, 6 and 6। 4. सेम है ना, कांस्टेंट है। वापस आओ, ये देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे बातचीत की तुम लोग। नंबर ऑफ लिगेंड इससे सॉल्व नहीं होगा, सेम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकाल कर देखो, वो भी सेम दिया हुआ है। हाँ सर। डाउन द ग्रुप, तो सेम मेटल है तो डाउन द ग्रुप कैसे, यानी इन तीनों से सॉल्व नहीं होगा, तो बोल किससे सॉल्व होगा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब वापस आओ, सोचो कि किस लिगेंड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? ए। ए का CN। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ बेटा? यस ठीक सर। है। Yes, sir. अब आ गया बेटा क्या, कौन सा कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Tetrahedral. ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेटा ज्यादा पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात सुना, अब उल्टा हो गया खेल। याद रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG लेस रिपल्शन फील करेगा और T2G मोर रिपल्शन फील करेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये स्प्लिट करेगा, बोल ऊपर कौन जाएगा, नीचे कौन आएगा? ऊपर T2G जाएगा। 2G और नीचे EG। ऊपर चला जाएगा T2G और नीचे आ जाएगा बेटा EG। ठीक है यहाँ तक। और इस गैप का नाम
डेल्टा टी, गैप का नाम Delta. डेल्टा टी, और डेल्टा टी मतलब टी स्टैंड्स फॉर, Tetrahedral. Tetrahedral. जहां पर इस लाइन का नाम क्या होगा बेटा, बारीसेंटर, बारीसेंटर, है ना। अब चलो फिर से बात करते हैं, वही लॉजिक बोलो, इसका एनर्जी प्लस में आएगा और इसका एनर्जी बेटा माइनस में आएगा क्योंकि जीरो के नीचे है। और फॉर्मूला Yes. बनाने का ट्रिक क्या बताते हैं, बाई 5, बोल ऊपर 3 है तो 3 इसको दे देंगे, नीचे 2 है 2 इसको दे देंगे और साथ में लगा देंगे डेल्टा टी। सेम ट्रिक चल रहा काम, बोल। Yes, sir. यहाँ पे भी ऊपर नीचे का टोटल मिलाकर देखते हो बेटा, जीरो आ रहा, चेक कर दो। हाँ सर, Yes, sir. Yes, sir. आया बात समझ में। तो जो बेटा ऑक्टाहेड्रल का पढ़ाई पढ़े, सेम खेल है यहाँ पर, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यह खेल उल्टा हो गया है। यहाँ पर Eg जो है वो लेस रिपल्शन फील करेगा और T2G जो है वो मोर रिपल्शन फील करेगा, इसलिए T2G ऊपर चला जाएगा, Eg नीचे चला जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब कुछ और चीज बताने जा रहे, उसको ध्यान से सुनना। अगर सेम मेटल हुआ, सेम लिगेंड हुआ, तो याद रखना ये रिलेशन है बेटा, टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी इज 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. साथ ही साथ आपको एक चीज और बताया जा रहा है, ध्यान से सुनो, लेकिन और इंफॉर्मेशन। टेट्राहेड्रल के मामले में जो बताने जा रहे, इट इज फॉर टेट्राहेड्रल, the orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing pairing। मतलब टेट्राहेड्रल एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी में कौन बड़ा बताया जा रहा है यहाँ पे, Pairing energy. So tetrahedral energy. Pairing. बोल कौन बड़ा है, सपेयरिंग, Pairing. पेयरिंग एनर्जी बड़ा है। आपसे बोला जा रहा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी में इतना है ना, नॉट सफिशिएंटली लार्ज, ये लार्ज नहीं है तो ये बड़ा नहीं, तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी बड़ा है। Yes, sir. समझे। तो याद रखना टेट्राहेड्रल के मामले में पेयरिंग एनर्जी बड़ा है, और अगर पेयरिंग एनर्जी बड़ा है तो बोल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोल इस बार नीचे कौन है, Eg, Eg. ऊपर कौन है, T2G, है ना। अब पेयरिंग एनर्जी बड़ा है तो बोल क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, बोल तीसरा कहाँ होगा, पेयरिंग होगा कि ऊपर भागेगा, Upper. ऊपर भागेगा। तो पेयरिंग एनर्जी बड़ा मतलब पेयरिंग को फेवर नहीं करेगा, कम एनर्जी को फेवर करेगा ना। इसका मतलब पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा बेटा, Eg में, 3 4 5 कहाँ एंटर करेगा, T2G में, है ना। 6 7 कहाँ एंटर करेगा, Eg में, और 8 9 10 कहाँ एंटर करेगा, T2G में। आया कंसेप्ट समझ में बेटा बात। एक बार फिर से वापस आओ और एक सवाल का जवाब दो कि जहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है वो कैसा स्पिन बना रहा है, High spin. High. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। High spin. Yes. यही चीज आपको बताया जा रहा है बेटा, यहाँ पर पढ़ो इस स्टेटमेंट को। देयर दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेनली शोज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो याद रखना टेट्राहेड्रल के मामले में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी में बेटा पेयरिंग एनर्जी हमेशा बड़ा पाया गया। ठीक है, यहाँ तक की बात। So strong field ligand होगा तब भी। कोई भी हो स्ट्रॉन्ग, यहाँ इसका मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि टेट्राहेड्रल के मामले में बेटा स्ट्रॉन्ग भी काम नहीं करेगा, सीधा सीधी आपका एक ही रूल काम करेगा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर करना पसंद नहीं करेगा, मतलब पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, Eg में, 3 4 5 कहाँ जाएगा, T2G में, फिर कहाँ जाएगा 6 और 7 Eg में, और 8 9 10 T2G में जाएगा। यहाँ तक ओके है बेटा, देख। Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. चलो अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के मामले में पहली बात तो सुन लो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है उतना डिटेल। अगर आपके पास डिटेल में कोई सिलेबस में वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल है डिटेल, तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल पे ज्यादा टाइम देकर पढ़ाई की, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को पढ़ लो, सिलेबस में भले ही नहीं है लेकिन बेटा एक्चुअली में वो ऑक्टाहेड्रल का ही दूसरा रूप है, फॉलो करना। ये देख
बोल, क्या ये ऑक्टाहेड्रल है? Yes, sir. और इसको स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो देखो तो स्क्वायर प्लेनर बनता है कि नहीं? Yes. तो इसको हटा दो, इसको हटा देने का मतलब जानते हो कौन बात चला जा रहा है? dz स्क्वायर बाहर चला जा रहा है, और ये कौन हो जा रहा है बोल तो? dx। तो इस बार सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील कर रहा है? स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक मिनट, चलो अब इसका स्प्लिटिंग को समझते हैं। स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग को समझाने जा रहे हैं, समझना। तो स्क्वायर प्लेनर में बेटा फिर से बात करेंगे, ध्यान से सुनना। बोलो, स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड कहाँ बैठा हुआ है? एक्सिस पे बैठा हुआ है या प्लेन में बैठा हुआ है? Plane में. एक्सिस पे बेटा। अच्छा फिर से बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ बैठा हुआ है? So axis. एक्सिस में ना। और अभी भी आपको हम बताया बेटा कि ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों तो सेम चीज है, बस खाली दो लाइन हटा दो। दो लाइन हटाने से थोड़ी ना ये चेंज हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो फिर से बात कर रहे, बोल स्क्वायर प्लेनर में कहाँ बैठा हुआ, एक्सिस में या प्लेन में? Axis. एक्सिस का मतलब eg ना t2g? So both. एक्सिस माने eg ना t2g? EG. मतलब टॉपिक खत्म होने के बाद अगर आप लोग eg और t2g में फंसे हो तो क्या पढ़ाएंगे बेटा? eg। अरे कहाँ भाग गए, बहुत परेशान। eg और यहाँ पर T2G. eg का मतलब कौन? dx स्क्वायर dx माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर और t2g का मतलब dxy dyz। यही है ना बेटा हमारा? अब देखो, Yes, चलो अब इसका Yes, sir. स्प्लिटिंग को फॉलो करो, स्प्लिटिंग को देखो। मान लो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, स्प्लिट किया, ऊपर कौन जाएगा बोल, eg ना t2g? T2G. ऊपर EG ऊपर ही. तुम लोग क्या पढ़ाएंगे बेटा, फिर 2 मिनट में भूल जाते हो। अभी प्रूफ किया ना। अब ध्यान से खेल इसके बाद शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो बेटा वही खेला चला जो ऑक्टाहेड्रल का खेला था, है ना? Yes, sir. अब सुनो, अब अगर आपसे एक सवाल पूछे कि ईजी के अंदर में, ध्यान से सुनना, ईजी के अंदर में XY ज्यादा रिपल्शन फील करेगा ना Z ज्यादा रिपल्शन फील करेगा? Sir XY. Axis. XY. इसलिए फिर से ये भी टूट जाएगा बेटा, यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर फिर से टूट जाएगा। और इसके अंदर भी टूटेगा, ये देख dxy ज्यादा रिपल्शन फील करेगा तो dxy ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद आएगा dyz एंड dzx। अब सुन, इस गैप का नाम डेल्टा sp1, इस गैप का नाम डेल्टा sp2 और इस गैप का नाम डेल्टा sp3 और यहां से लेकर के यहां तक का गैप का नाम डेल्टा sp। यहाँ पे डेल्टा sp क्या है बेटा? स्क्वायर प्लानर स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी है ना? और यहाँ पर बेटा एक नहीं 3 का स्प्लिटिंग एनर्जी है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखो तो, अगर आपसे बात करते हैं, अब जो कुछ भी पढ़े हैं बेटा उसको थोड़ा सा कंपैरिजन। ऑक्टाहेड्रल में देखो तो एनर्जी ऑर्डर यही पढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. टेट्राहेड्रल में देखो तो एनर्जी ऑर्डर, Yes, sir. और अभी अभी हम लोग स्क्वायर प्लेनर में पढ़े देखे एनर्जी ऑर्डर। Yes, sir. हाँ सर ये हो गया बेटा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी का रिलेशन। और अभी भी आपको हम क्या बताया था, ये डेल्टा एसपी किसके बराबर है? 3 के बराबर है ना बेटा, उन तीनों का वैल्यू ये है। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल के बीच का रिलेशन, और ये हो गया तीनों में रिलेशन, कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम। अब कुछ बात करेंगे, मेरे को रिप्लाई देना। बोल, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कम है या ज्यादा है? Sir, कम. कम है, तो इसका मतलब वहां पेयरिंग एनर्जी ज्यादा ज्यादा है। और अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स दिखाएगा? High speed. अब बताओ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है या ज्यादा है? ज्यादा ज़्यादा. अगर यहाँ का स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पेयरिंग एनर्जी कम है. कम होगा।
और अगर यहाँ पेयरिंग एनर्जी कम होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स देखने को Low मिलेगा? spin complex. Low लो स्पिन कौन? तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन दिखाएगा, और ऑक्टाहेड्रल Both. बोथ। खेल समझ में आया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बेटा, देख लो क्या टॉपिक होगा हमारा, जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, और ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आपको बुक में मिलेगा नहीं ये टॉपिक। तो आज का क्लास बेटा हम यहीं पे रोक रहे हैं, वीडियो भेजेंगे, आपका अपडेट करो, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो।